हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की 5वीं वीडियो करने जा रहे हैं। आज से पहले हमने ये जान लिया है कि डाटा क्या होता है, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अराउंड कौन से वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो घूमते हैं, और जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है। तो हमने ये भी जाना था कि उस रॉ फॉर्म के डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पिछली 5 वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो अच्छे से समझना चाहते हो, आज के टॉपिक्स अच्छे से समझना चाहते हो तो पिछली 4 वीडियो ज़रूर देखो। तो आज हम ऑर्गेनाइज हम डाटा को कर चुके हैं, आज हम उस डाटा को प्रेजेंटेबल बनाएंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो की तरह हम 2022 और 2023 के बैच का सिलेबस देख लेते हैं सीबीएसई का। तो सिलेबस में है आपका टैब्यूलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट्स है, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे। आज हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन करेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आज हम सिर्फ बार डायग्राम्स करेंगे, और आगे का जो चैप्टर है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैब्यूलर प्रेजेंटेशन को जानते हैं। बट टैब्यूलर प्रेजेंटेशन को ना अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो स्क्रीन है वो आपको समझने लायक दिख रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ना डाटा को कलेक्ट कर लिया था, हमने उसे ऑर्गेनाइज कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके इस डाटा को प्रेजेंट करने के। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो हम देखेंगे कि जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा है उसको हम एक टेबल बना के उसमें प्रेजेंट करें। तो देखो, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसमें जब हम डाटा को एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कोई भी आप रैंडम सा टेबल बना के उसमें डाटा को प्रेजेंट कर दें। टेबल का भी एक फॉर्मेट होता है। जो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे ये वाला जो फॉर्मेट है, ये टेबल का फॉर्मेट है जो आपको अपनी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में यूज़ करना है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ऊपर इधर आपका आएगा टेबल नंबर। मान लीजिए आपने 4-5 टेबल बनाए हैं, तो आप हर टेबल को नेम करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके हर टेबल को आप नंबर देंगे, ताकि जब आपको ढूंढना हो बाद में, जब आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा टेबल कौन सा है, तो आप उसे नंबर से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो आप ऐसे टेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आप टेबल नंबर लिखेंगे जो भी है 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद आप लिखेंगे टाइटल। मान लीजिए आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो आप टेबल में डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डाटा है आपकी क्लास 11th के बच्चे कितने हैं, तो आप टाइटल में लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। ये जो जगह है टाइटल की, इधर आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। अब देखिए इसके बाद ये जो इतनी बड़ी जगह है ना हेड नोट की, हेड नोट, अगर हेड नोट एक तो कंपलसरी नहीं होता, पहले ये जान लीजिए, और हेड नोट जो होता है वो आप एक तरह से अपने टाइटल को और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जिस टॉपिक पे आप टेबल बना रहे हैं, जिस टॉपिक का डाटा आप इस टेबल में प्रेजेंट करेंगे, वो डाटा जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये एक टाइटल काफ़ी नहीं है, उस टाइटल को और आइडेंटिफाई करना है आपको, तो आपको हेड नोट में लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टेबल पे। तो देखो, जो ये है ना, जो टॉप टू बॉटम जाता है ऐसे, जो ऐसे जाता है, ये होता है कॉलम। ठीक है, और जो राइट टू लेफ्ट जाता है यूं, वो होता है रो। ठीक है, रो यूं होती है, कॉलम सीधा टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो होता है वो रो होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉलम को हेडिंग देनी है, फिर आपको रो को हेडिंग देनी है। कॉलम को हेडिंग आप क्या देंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि आपने अपनी क्लास 11th में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका डाटा कलेक्ट किया है, तो आप कॉलम को हेडिंग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे रोज में आप लिखेंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के, साइंस में कितने बच्चे हैं, आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं। तो आप अपने इस पहले कॉलम को हेडिंग दे दीजिए स्ट्रीम्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, फिर ये जो रो है यहाँ आप लिख दीजिए इधर आप लिख दीजिए साइंस। ठीक है, साइंस। ऐसे ही इसके नीचे कॉमर्स लिख दीजिए, इसके नीचे आर्ट्स लिख दीजिए। फिर लास्ट में कॉलम बनाइए टोटल का, जिसमें टोटल बच्चे आएंगे कि तीनों स्ट्रीम्स में टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये जो अगला
ये जो अगला कॉलम है जहाँ सेल लिखा है, एक तो ना ये जो पूरा एरिया होता है, ये एरिया इसे कहते हैं सेल, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये होता है सेल, ठीक है। अब आप सेल को हेडिंग दे दीजिए। अभी आपने यहाँ पे जो रो को हेडिंग दी उसमें आपने स्ट्रीम्स लिख दी, यहाँ साइंस, यहाँ कॉमर्स, यहाँ आर्ट्स, ठीक है। अब आप सेल को हेडिंग दे दीजिए डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। यहाँ आप ऊपर सेक्शंस लिखिए, फिर यहाँ सेक्शन का नाम लिखिए, जैसे 11th A, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ कर देना क्योंकि थोड़ा ये कैमरे के साथ लिखना जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी है 11th A, ऐसे ही यहाँ पे हेडिंग दे दो 11th B, यहाँ पे दे दो 11th C, और इसके बाद एक और ऐसे बॉक्स बना दो, उधर लिख दो टोटल, वहाँ टोटल बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप डाटा प्रेजेंट करते हो एक टेबल में। फिर ये नीचे सोर्स है। अब देखो यहाँ तो आपने डाटा लिखा है, आपने 11th क्लास में कितने बच्चे थे। अब अगर यहीं पे आप कुछ और डाटा लिखते, यहाँ आप इंडिया की पॉपुलेशन लिखते, तो वहाँ आप बताते सोर्स कि आपने ये डाटा लिया कहाँ से है। सोर्स में आप लिख देते सेंसस। सेंसस क्या होता है नहीं पता, तो कलेक्शन ऑफ डाटा की सेकंड वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ आप सोर्स में लिख दोगे कि ये जो डाटा है ये आपने कहाँ से कलेक्ट किया। फुट नोट में आपको कुछ भी लगता है जो ज़रूरी है, जो टेबल देख के समझ नहीं आएगा, वो आप फुट नोट में लिख दो। जैसे कि आप फुट नोट में लिख दोगे कि जैसे आपने इंडिया की पॉपुलेशन लिखी, तो आप लिख दोगे कि जो पॉपुलेशन आपने लिखी है वो सारे फिगर्स करोड़ में है, ठीक है। तो फुट नोट में आप कुछ ऐसा लिखोगे जो देखने वाले को सिर्फ एक टेबल देख के समझ नहीं आ सकता। तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो, टॉप टू बॉटम कॉलम, राइट टू लेफ्ट जो होता है वो रो होती है, ठीक है। ऐसे आपको सबसे ऊपर टेबल नंबर लिखना है, फिर आपको टाइटल लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, टेबल नंबर मान लेते हैं 1। हेड नोट, अगर आपको लगता है कि आपको अपने टाइटल को और डिफाइन करने की ज़रूरत है तो आप हेड नोट लिखेंगे। फिर आप ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे जो कॉलम्स और रोज में डिवाइडेड होगा, ठीक है। फिर आप कॉलम को हेडिंग देंगे, जैसे आपने इस कॉलम को हेडिंग दे दी स्ट्रीम्स, फिर आप नीचे स्ट्रीम्स लिख दोगे, स्ट्रीम्स में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। फिर आपने इन कॉलम्स को हेडिंग दे दी सेक्शंस, फिर आप सेक्शन लिख दोगे, यहाँ 11th A, यहाँ 11th B, यहाँ 11th C, और इसके बाद एक और ऐसा कॉलम बना देना टोटल का। ऐसे ही एंड में एक कॉलम बना देना टोटल का, ठीक है। और फिर आप यहाँ बच्चे लिखोगे, 11th A में साइंस के कितने बच्चे हैं, 11th B में साइंस के कितने बच्चे हैं, 11th C में साइंस के कितने बच्चे हैं, और फिर ऐसे ही सेम आप करोगे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में। मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, बट अगर समझ नहीं आया तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं, वो देख के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने आपको जितना समझाने की कोशिश की आपको वो समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो ये एक एनसीईआरटी में आपका टैबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार इसको देखिए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था सबसे ऊपर टेबल नंबर यहाँ लिखा है 4.5, टाइटल लिखा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना टाइटल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि टेबल में क्या है, इसलिए यहाँ पे कोई हेड नोट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की हेडिंग देखो, लोकेशन, जेंडर, वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, और उसके बाद टोटल। जैसे मैंने आपको बताया था एक टोटल का कॉलम बनेगा, ठीक है, वैसे ही। और रोज की हेडिंग देखो, रूरल, अर्बन, और फिर ऑल के टोटल कितने हैं, एकदम एक तरह से ये ऑल जो है ये टोटल ही हो गया। तो उसके बाद आप देखिए ये वर्कर्स को भी डिवाइड कर रखा है मेन, मार्जिनल और फिर टोटल में, ठीक है। तो एक टेबल जो होता है ना वो इतना एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज का कि आपको सामने वाले से कुछ बोल के समझाना ना पड़े, वो टेबल देखे सामने वाला और उसे सब समझ आ जाए जिस भी चीज से रिलेटेड वो टेबल है, ठीक है। और यहाँ एंड में देखो सोर्स में लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर आप कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड या किसी भी ऐसे डाटा से रिलेटेड टैबुलर फॉर्म में डाटा प्रेजेंट कर रहे हो जो कि सेंसस में मिलता है, तो आप भी सोर्स में सेंसस लिख दो। अगर आपने डाटा कहीं और से लिया है तो सोर्स में उस चीज़ का नाम लिख दो, ठीक है। और फुट नोट में लिखा है फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़, ठीक है। तो ये जो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सारे फिगर्स हैं वो करोड़ में हैं, क्योंकि देखने वाला जो है हो सकता है वो अज्यूम कर ले कि जो पॉपुलेशन है वो लैक्स में है, हो सकता है वो अज्यूम कर ले कि जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में है। इसलिए यहाँ पे नीचे हमें फुटनोट में बता दिया है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं, जो 17, 6, 23, ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं ये सारे करोड़ में लिखे हैं, ठीक
ठीक है। तो यही है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको एक टेबल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेबल का फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। बस यही है टैबुलर फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, अभी आज की वीडियो पूरी देखो, पर उसके बाद ये जो टैबुलर फॉर्म है ना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आएगा। दुनिया के बेस्ट टीचर से भी समझ लो, उस टाइम समझ आ जाएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। तो ये हो गया है हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेबल पे। अभी हमने खत्म जो टॉपिक किया है वो है कि टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बनता कैसे है। अब हम टाइप्स ऑफ टेबल भी देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेबल ना हमने 3 चीजों के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस में 2 टाइप्स ऑफ टेबल होते हैं, जनरल पर्पस टेबल, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। सबसे पहले जनरल पर्पस टेबल। अभी जैसे आपने ये देखा, ये जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, इसमें कोई एक चीज की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के साथ इसमें बात हो रही है कि पॉपुलेशन में वर्कर्स कितने हैं, नॉन वर्कर्स कितने हैं, और उसके साथ ही बात हो रही है कि इन वर्कर्स में से किसका जेंडर क्या है, और उसके बाद ये भी बात हो रही है कि कौन सा वर्कर अर्बन एरिया से है, कितने वर्कर अर्बन एरिया से हैं और कितने वर्कर रूरल एरिया से हैं। तो ये वाला जो टेबल है ना, ये एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, ये बहुत ही वाइड टेबल है, इससे बहुत सारा डाटा निकाला जा सकता है। तो ये है जनरल पर्पस टेबल, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको बता रहा है। आप खुद देखिए, लोकेशन है, जेंडर है, वर्कर्स भी है, पॉपुलेशन भी है, बहुत कुछ बता रहा है। तो आपको जो सिंपल तरीका है याद रखने का कि ये जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है, अगर कोई टेबल एक चीज पे फोकस ना करके बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहा है तो वो स्पेसिफिक पर्पस टेबल नहीं है, वो जनरल पर्पस टेबल है। और ऐसे ही मान लीजिए मैंने इसी जनरल पर्पस टेबल में से डाटा निकाला कि पॉपुलेशन में से कितने लोग वर्कर्स हैं और कितने लोग नॉन वर्कर्स हैं, बस मैंने इतना डाटा निकाला और एक टेबल बना दिया जो सिर्फ इतना शो कर रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन में कितने वर्कर हैं, कितने नॉन वर्कर हैं। तो वो सिर्फ एक ही चीज शो कर रहा है ना, तो वो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जो बहुत ही वाइड डाटा शो कर रहा है वो है जनरल पर्पस टेबल, और जो एक ही स्पेसिफिक चीज पे फोकस कर रहा है वो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस में जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस टेबल, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया है। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पर्पस के बाद है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी अपने नाम से थोड़ा अलग है। प्राइमरी टेबल, जैसे मान लीजिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो नंबर्स में, वो करोड़ में कैलकुलेट हुई, ठीक है। तो आपने एक टेबल बनाया इंडिया की पॉपुलेशन बताने के लिए, आपने इंडिया की पॉपुलेशन जैसे करोड़ में कलेक्ट की थी, आपने उस पॉपुलेशन को करोड़ में एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है। तो वो है प्राइमरी टेबल, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंडरी टेबल है, सेकेंडरी टेबल का दूसरा नाम होता है डिराइव टेबल, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी टेबल में आप क्या करोगे, जैसे आपने जो पॉपुलेशन करोड़ में कलेक्ट की थी ना, जैसे मान लो आप शो कर रहे हो कि इंडिया में मेल पॉपुलेशन कितनी है, तो आप उसको नंबर में ना लिख के आप लिख दोगे कि वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, मेल लोग, आदमी लोग, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। जब आप उस ओरिजिनल यूनिट में अपनी पॉपुलेशन को शो नहीं कर रहे जिसमें वो कलेक्ट हुई है, उसकी जगह आप किसी परसेंटेज में शो कर रहे हो, किसी रेशियो में शो कर रहे हो या किसी और यूनिट में शो कर रहे हो, तो वो है सेकेंडरी टेबल। प्राइमरी टेबल ओरिजिनल यूनिट जिसमें डाटा कलेक्ट हुआ है उसी में शो कर रहे हो, सेकेंडरी टेबल जिसमें डाटा कलेक्ट नहीं हुआ उसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करके शो कर रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी मैं मानता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड और लास्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सिंपल टेबल, सिंपल टेबल वो होता है जो एक ही चीज दिखा रहा है। जैसे कि हम पीछे चलते हैं, ये जो आपका टेबल है ये बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, बट अगर मैं इसमें से एक चीज निकाल के सिर्फ वर्कर्स और नॉन वर्कर्स निकाल के उनका एक अलग टेबल बना दूं जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वर्क कर रही है, कितनी पॉपुलेशन वर्क नहीं कर रही, तो वो हो जाएगा सिंपल टेबल। जो टेबल सिर्फ एक ही चीज दिखा रहा है वो है सिंपल टेबल। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में डुअल पर्पस टेबल भी है, ट्रिपल पर्पस टेबल भी है और उससे ज्यादा पर्पस टेबल भी है, ठीक है। अब जैसे ये वाला टेबल है, ये एक चीज नहीं दिखा रहा, ये मेरे हिसाब से 3 चीजें दिखा रहा है, लोकेशन, जेंडर और वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स टेबल है। जो भी टेबल एक से ज्यादा चीजें दिखाए, जैसे कि आप ये भी बता रहे हो एक ही टेबल में कि 11th में स्टूडेंट कितने हैं
और उन स्टूडेंट्स में से कौन से स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम के हैं और कौन से सेक्शन के हैं। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं बता रहा, ये टेबल बहुत सारी चीजें बता रहा है, 3 चीजें बता रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स टेबल है। जो टेबल एक चीज बता रहा है वो सिंपल टेबल है, जो टेबल एक से ज्यादा चीजें बता रहा है वो कॉम्प्लेक्स टेबल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के टेबल समझ आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम बार डायग्राम्स, जो कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आता है। तो देखिए, जब आपने डाटा कलेक्ट किया आप उसको टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको बार डायग्राम में, जैसे आपकी स्क्रीन पे ये आपको फोटो में दिख रहा है, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी और कई तरीकों में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम के भी 3 टाइप पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है सिंपल बार डायग्राम। जैसे कि ये जो फोटो है ये आपको शो कर रही है मेल लिटरेसी रेट ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2011। ठीक है, तो ये सिंपल बार डायग्राम है। यहाँ अलग अलग स्टेट्स लिखी हैं नीचे और ऊपर लिटरेसी रेट लिखा है परसेंटेज में। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको स्टेट लिखनी है और साइड पे आपको कॉलम बनाना है परसेंटेजेस का, साइड पे आपको वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस बनानी है, और वहां पे आपको हर स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है वो मार्क कर देना है, उतना बड़ा आपको बार बनाना है। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में कुछ भी नहीं है, बस यही है। अब हम करते हैं मल्टी बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में आप एक ही बार बना रहे थे एक स्टेट का, मल्टी बार डायग्राम में आप 2 बार बना रहे हो। ठीक है, अब 2 बार क्यों है? ये है फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मल्टी बार डायग्राम में आपको फोटो दिख रही है। अब आप कहेंगे ये 2 बार क्यों है? तो ये 2 बार ना शो कर रहे हैं 2 अलग अलग साल को। हो सकता है जो पहला बार है वो शो कर रहा है 2001 को, जो दूसरा बार है वो शो कर रहा है 2011 को। ठीक है, तो जो मल्टी बार डायग्राम होता है ना, वो देखिए बना बिल्कुल सेम है। साइड पे आपने परसेंटेज लिखा है, नीचे आपने मेजर स्टेट्स के नाम लिखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, एएस, बीआर, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, ऐसे आपने अलग अलग स्टेट्स का नाम लिखा है और आपने वहां लिटरेसी रेट प्रेजेंट कर दिया है, सेम जैसा आपने पिछले टेबल में किया था। बस फर्क इतना है, यहाँ आपने 2 अलग ईयर का शो करा है। तो यही होता है मल्टी बार डायग्राम। ये बनाना, ये जितना देखने में आसान है ना, ये उतना ही बनाने में भी आसान है। इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो हर एक टाइप के, आप मास्टर बन जाओगे बार डायग्राम में। ठीक है, अब बार डायग्राम का दूसरा टाइप हो गया। तीसरा है कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, इसको कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी। ठीक है, तो यहाँ जो एक ही बार है ना, एक ही बार के अंदर, जैसे आपने पिछला मल्टी बार डायग्राम किया, आपने वहां पे एक स्टेट में 2 बार बनाए थे जोड़ के, यहाँ पे आप एक ही बार बना रहे हैं पर वो 2 चीजें शो कर रहा है। अब जैसे कि ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल पहली बात तो एनसीईआरटी के हैं, तो अगर आपको ये एग्जाम्पल देखने हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एनसीईआरटी से चैप्टर भी पढ़ लीजिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये शो कर रहा है एनरोलमेंट एट प्राइमरी लेवल इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और ये जो अलग अलग कलर्स हैं, एक ही बार के अंदर अलग अलग कलर्स हैं। जैसे आप बॉयज में देखिए, एक जगह लिखा है 91.5 और उसके ऊपर लिखा है 8.5, टोटल मिला के 100 बनेगा, बट इसको डिवाइड कर रखा है। तो जो व्हाइट वाला, जो 91.5 वाला एरिया है, वो है कितने बच्चों ने एनरोल किया है, और जो 8.5 वाला है वो है कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल गए हैं। ठीक है, तो यही है। आप जो कॉम्पोनेंट बार डायग्राम या जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, ये एक ही बार में 2 चीजें शो कर रहा है। आपको एक ही बार को डिवाइड करना है, तभी नाम आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, आपको एक ही बार में डिवाइड करना है और 2 चीजें शो करनी है। आपको मल्टी बार डायग्राम में, जैसे कि यहाँ है, एक ही स्टेट में आप 2 डायग्राम जोड़ के बना रहे हो, आप 2 चीजें शो कर रहे हो पर 2 अलग अलग बार में, और आप कॉम्पोनेंट में 2 चीजें शो कर रहे हो सेम बार में। और सिंपल तो समझाने की जरूरत है ही नहीं है, तो देख के समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें बस इतना करना था। अगली वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने ये चैप्टर आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक्स आज किए हैं ये प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आप कुछ टाइम लें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाके ये चैप्टर आगे का समझें। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो अपनी 11th के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का लास्ट पार्ट, और उसके बाद जो हमारी मेन स्टैटिस्टिक्स होती है, जो हमारा पेपर में आता है मेनली, वो वाला पार्ट शुरू होगा।